Hello students, in this video we will continue further with colligative properties. Okay, in the previous video we had looked at two colligative properties. One was relative lowering of vapor pressure. Second colligative property was elevation in boiling point. Okay, so I hope you have gone through the lecture and आप लोगों ने उसके basis पे examples भी solve किया है. Okay, now what I am going to do is अब मैं third colligative property आप लोगों के साथ discuss करूंगा. That third colligative property is the depression in freezing point. Depression in freezing point. Now what do we mean by depression in freezing point? Okay, इसका meaning देखते हैं. Now क्या होता है कि when we talk of a solvent हमेशा picture एक liquid का create होता है. Okay, बट आप कोई भी सॉलिड देते हो ना, इफ यू कंसिडर एनी सॉलिड, ओके, ना उस सॉलिड की टेंडेंसी होती है. सो जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये अभी आपको सॉलिड दिखाई दे ही रहा है, विच इज वेरी ट्रू, बट देर आर सम मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस जो कंटिन्यूसली सब्लिमेट हो रहा है, वेपराइज हो रहा है. नॉर्मली वेपराइजेशन ये टर्म लिक्विड टू गैस के लिए यूज किया जाता है, बट सॉलिड टू गैस के लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसको सब्लिमेशन कहा जाता है. So some molecules in the case of solid, they sublimate and get converted into gaseous state. Okay. So say for example you have A या H2O. H2O मान लो solid की बात करते हैं हम लोग, ice की बात करते हैं. ice के भी molecules, कुछ molecules will sublimate and directly go into the gaseous state. तो इस रिएक्शन के लिए अगर जो आपको Kp फाइंड आउट करना है तो Kp would be equal to partial pressure of products divided by partial pressure of reactants. Partial pressure of product is basically vapor pressure of ice divided by partial pressure of reactant. ये solid है तो solid के लिए आपको कोई partial pressure नहीं दिखते. आपको समझ में आया Kp क्या था? partial pressure of H2O gas. But partial pressure of H2O gas is nothing but the vapor pressure, right? Ice का vapor pressure. So you have ice. So आइस के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत कम मॉलिक्यूल्स जो वेपर फेज में होंगे, एंड ये जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे दैट विल बी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, प्योर सॉलिड. ये सॉलिड का वेपर प्रेशर होगा. ओके, नाउ ऑब्वियसली सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के कंपैरिजन में कम ही होता है, क्योंकि सॉलिड में बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सब्लिमेट होते हैं, जो वेपराइज हो जाता है. सो इफ यू ड्रॉ ग्राफ, let's say you have vapor pressure over here and you have temperature over here. आपने ये पढ़ाई है कि for liquid ये ग्राफ आपका ऐसा होता है, and for solid this graph is okay ऐसे. So this is your liquid solvent. And this is your solid solvent या frozen solvent. Frozen solvent, ठीक है. Now when we talk of liquid solvent, so अब मान लो कि you have, okay, now before we go on to the solution, अच्छा ये जो पॉइंट दिख रहा है जहां पे सॉलिड सॉल्वेंट का एंड लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सेम है, नाउ दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू द फ्रीजिंग पॉइंट. सो टी नॉट, सो टी नॉट इज बेसिकली दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. This is freezing point of liquid. Okay. Fine. Now when we talk of a solution, आप जब किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते, यू ऐड नॉन वोलेटाइल सल्यूट. ओके, सो ये जो आपका सॉल्यूशन है, हमें पता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है तो ये जो आपका ग्राफ होगा वो नीचे शिफ्ट होगा. So this is for solution.
नाउ इन दिस केस ये जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कर्व है वो सॉलिड सॉल्वेंट को यहां पे मीट कर रहा है. सो इन दिस केस ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट वुड बी योर न्यू फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, दिस बिकम्स योर न्यू फ्रीजिंग पॉइंट. लेट मी राइट इट एज TF. ओके, तो यहां पे जो आपका पहले फ्रीजिंग पॉइंट था या फ्रीजिंग टेम्परेचर था वो ज्यादा था. अब आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो कम हुआ है. तो दिस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. इन फ्रीजिंग पॉइंट. एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को आप लिखते हो डेल्टा TF. ओके, so freezing point of the solution is lower than the freezing point of pure solvent. Let me write it over here. Freezing point of solution is lower than the freezing point of प्योर सॉल्वेंट. सो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम होता है. ना इसका एडवांटेज हम लोग बहुत सारे जगहों पे देते हैं. सो जैसे फॉर एग्जांपल आइस है या पानी है. लेट मी यू अंडरस्टैंड दिस बेटर. लेट्स से यू हैव प्योर वाटर. ओके, इस प्योर वाटर को आप 0 डिग्री सेल्सियस पे रखो या -0.1 डिग्री सेल्सियस पे रखो, ये फ्रीज हो जाएगा. दिस विल गेट फ्रोजन, इट विल फ्रीज, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. करेक्ट, क्योंकि प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है. तो आप 0 डिग्री सेल्सियस से अगर जो टेम्परेचर कम करोगे तो ऑब्वियसली ये पानी जो है वो फ्रीज हो जाएगा. फ्रीजर के अंदर यही तो चीज होती है. बट वही इफ यू हैव वाटर एंड इसमें आप NaCl ऐड करो, ऐड सॉल्ट टू इट. सो लेट्स से दिस इज सॉल्ट वाटर. अब आप इसको फ्रीजर में रखो एट -0.1 डिग्री सेल्सियस. दिस विल नॉट फ्रीज. ठीक है, ये फ्रीज नहीं होगा. द रीजन इज बिकॉज कि हमें पता ही है कि जैसे ही आपके पास एक सोल्यूशन होता है, जैसे ही आपके पास एक सोल्यूशन बनता है, सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है. सो अब ये जो सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन विल फ्रीज एट, इट विल नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस. प्योर वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस. इस सोल्यूशन के लिए आपका फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता ही है इस तरह से कम हो जाता है. तो इसके लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, लेट्स से दिस इज -1 डिग्री सेल्सियस. तो आपको इसको फ्रीज करना होगा तो आपको आपका जो टेम्परेचर है वो -1 से कम लेके जाना पड़ेगा. So -0.1 डिग्री सेल्सियस पे इट विल नॉट फ्रीज, इट विल स्टिल रिमेन इन लिक्विड स्टेट. ठीक है, सो यहाँ पे प्योर वाटर विल सॉलिडिफाई एंड यहां पे ये जो सॉल्ट वाटर है इट विल रिमेन इन लिक्विड स्टेट. इट विल रिमेन इन लिक्विड स्टेट. नाउ यही चीज होती है व्हेन यू, अब जब यूरोपियन कंट्रीज की बात करो या एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स की जब आप बात करते हो तो वहां पे क्या होता है कि विंटर्स में जो टेम्परेचर्स होता है वो टेम्परेचर्स -2, -5, -7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. सो वहां पे हैवी स्नोफॉल होता है. ना हैवी स्नोफॉल होता है तो व्हाट हैपेंस इज, आपके जो रोड्स होते हैं ना, रोड्स पे ये आइस जम जाता है इस तरह से. Now the thing is, how can you remove this ice? मतलब आप अगर जो बुलडोजर से आइस निकालने जाओगे तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा. तो व्हाट वी डू इज, आप इस पे ना स्प्रिंकल करते हो. यू स्प्रिंकल कॉमन सॉल्ट ऑन इट. ओके, कॉमन सॉल्ट इज स्प्रिंकल्ड. हाँ, जैसे ही आप कॉमन सॉल्ट स्प्रिंकल करते हो तो आप, हमने ये देखा ना, नॉर्मली जो आइस होता है वो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है. जैसे वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है. बट बिकॉज योर फ्रीजिंग पॉइंट और योर मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इज सेम एज मेल्टिंग पॉइंट. सो बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इज reducing,
जो आइस पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा था, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, वो कम टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, वो अब -1 डिग्री सेल्सियस या -2 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो जाएगा। तो अगर जो बाहर का टेम्परेचर है मान लो -0.5 डिग्री सेल्सियस, तो you can see that this -0.5 degree Celsius, it is greater than the new freezing point or new melting point. Freezing point is same as melting point. Huh? So because the temperature is more than the new melting point, this ice will melt. Ice will melt. ठीक है. So what we understand from here, यहां से हमें क्या realize होता है? We realize this कि let me summarize this for you. Okay, normally if any solvent is freezing at this temperature, okay, तो आप जब उसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते हो तो वो लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होगा इसका मतलब क्या है कि अगर जो इफ यू हैव अ सॉलिड सॉल्वेंट तो वो लोअर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, वो जल्दी मेल्ट होगा। जैसे आइस नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, बट आप उस पर सॉल्ट ऐड करोगे तो शायद -3 -4 डिग्री सेल्सियस पे ही वो मेल्ट हो जाएगा। ये आपको आया समझ में? सो लेट मी राइट इट ओवर हियर। ओके, फ्रोजन सॉल्वेंट, फ्रोजन और सॉलिड सॉल्वेंट will melt at temperatures below the original freezing point or original melting point. That is, melting point reduces. ओके, सो ये जो फ्रोजन सॉल्वेंट है या सॉलिड सॉल्वेंट है, उस सॉलिड सॉल्वेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रेड्यूस हो जाता है, इट रेड्यूसेस। फाइन, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, दिस इज वेरी वेरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ना बहुत ही सिंपल होता है समझने में। यहां पे क्या होता है कि यहां पे इट बिकम्स काइंड ऑफ अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है delta TF, this is equal to your original freezing point minus the freezing point of solution. The reason is because original freezing point की वैल्यू ज्यादा है, solution का freezing point कम है, तो delta TF will be T0 minus TF. Okay. Now यहाँ पे this is not your colligative property, this is colligative property. Depression in freezing point is a colligative property. Now it is found that depression in freezing point is directly proportional to molality. So आप इसको लिख सकते हो delta TF is equal to a constant KF into molality. Molality is small m. Okay. KF को क्या कहा जाता है? molar depression constant. Constant. Or you can also call this as cryoscopic constant. This is a new term. This is cryoscopic constant. ठीक है, फाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जाता है। सो डेल्टा TF जो है, this can be written as KF. Molality is number of moles of solute divided by weight of solvent in kgs. अच्छा, ना आपको याद है हमने पहले भी देखा था, दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, थियोरेटिकल एंड ऑब्जर्व। तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर थियोरेटिकल वैल्यू, बट ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज होती है वो बहुत बार डिफरेंट होती है। द रीजन इज बिकॉज कि आपका जो सल्यूट होता है वो डिसोसिएट हो सकता है, वो एसोसिएट हो सकता है। सो आई कैन राइट डेल्टा TF observed is equal to KF into molality into I, that is your Van't Hoff factor.
ओके अब जैसे ही जितना ही डेल्टा टी एफ ज्यादा होगा, ओके, इफ डेल्टा टी एफ इज लार्ज, ओके, देन उतना ही आपका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा. द रीजन इज बिकॉज की फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू टी नॉट माइनस डेल्टा टी एफ. प्लीज रिमेंबर दिस. बॉइलिंग पॉइंट के केस में ऐसा नहीं होता. जितना डेल्टा टी बी ज्यादा होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. यहाँ पे जितना डेल्टा टी एफ ज्यादा होगा आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा. ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि डेल्टा टी एफ की वैल्यू जितनी ज्यादा है, मतलब मोलारिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा है या वैन टॉप फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा है, क्या होगा कि ये या ये ज्यादा होगा तो आपको डेल्टा टी एफ ज्यादा होगा. एंड डेल्टा टी एफ जितना ज्यादा होगा उतना आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम होगा. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है. ओके फाइन. अच्छा, अब जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा था वहां पे जो कांस्टेंट था दैट वाज के बी. यहां पे ये जो कांस्टेंट है दैट इज के एफ. ओके, के एफ या के बी के यूनिट्स क्या होंगे? इट इज डेल्टा टी एफ अपॉन मोलारिटी. अच्छा, डेल्टा टी एफ ये टेम्परेचर डिफरेंस है ना, तो वेदर यू टेक इट इन डिग्री सेल्सियस और वेदर यू टेक इट इन केल्विन्स वैल्यू तो सेम ही आती है. करेक्ट, क्योंकि आप डिफरेंस ही दे रहे हो. सो इट इज केल्विन्स इंटू के जी पर मोल. क्योंकि मोलारिटी आप नीचे देखे होगे और मोलारिटी के यूनिट्स होते हैं मोल्स पर के जी. सो केल्विन के जी पर मोल या फिर डिग्री सेल्सियस इंटू के जी पर मोल. This would be the units of KF and KB. अच्छा, हमने जैसे KF के लिए लिखा था एक एक्सप्रेशन लिखा था, आपको याद? KB के लिए हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था, याद है? सो वैसे ही हम लोग अब KF के लिए एक एक्सप्रेशन लिखेंगे. okay. सो KF जो होता है दिस इज इक्वल टू R इंटू टी एफ स्क्वायर into m is molar mass divided by 1000 into delta H of fusion. Okay, TF यहाँ पे जो TF होता है that is freezing point of pure solvent. M जो होता है that is molar mass. Okay, molar mass of solvent. ठीक है. अच्छा, डेल्टा एच एफ इज बेसिकली मोलार एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. ओके, आर जो होता है आर इज बेसिकली और गैस कांस्टेंट. उसकी वैल्यू जो होती है वो गैस कांस्टेंट जितनी ही होती है. ओके, सो गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है एसआई यूनिट्स में इट इज 8.314 जूल्स पर मोल इनटू केल्विन. या फिर अगर जो कैलोरीज में चीजें है तो कैलोरीज में होगा इट इज अराउंड 2 कैलोरीज मोल इनटू केल्विन. ओके, आप इसको और एक तरह से लिख सकते हो. के एफ कैन बी रिटन एज आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इनटू latent heat of fusion, where LF is your latent heat of fusion. Is your latent heat of fusion. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ये चीज आपको समझ में आई है. ओके, इसमें कोई भी डाउट नहीं है आपको. फाइन, यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन. ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बट कई बार एंट्रेंस एग्जाम में इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे. सो यू कैन सी दैट के एफ जो है ये और ये तो कांस्टेंट है, तो के एफ डिपेंड्स अपॉन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. एंड ये दोनों जो नंबर्स है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं. सो वैल्यू ऑफ के एफ ओनली डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट. ठीक है, इट इज सॉल्वेंट डिपेंडेंट. It is solute independent.
ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, इसमें आपको अब डाउट नहीं है. फाइन, ओके. This section, this is very very similar to your elevation in boiling point. बस elevation in boiling point का मीनिंग ये होता है कि boiling point जो है वो boiling point increase होता है एंड यहाँ पे जो है वो freezing point जो है वो decrease होता है. Okay, now why do we use this? ये कहाँ पे यूज किया जाता है? So वापस you can write number of moles of solute as weight upon molecular weight ना, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ. मान लो आपको बाकी सारी चीजें पता है तो आप ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट फाइंड आउट कर सकते हो ना. सो दिस टेक्निक इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन मॉलिक्यूलर वेट. ओके, सल्यूट का जो मॉलिक्यूलर वेट हमें अननोन है वो फाइंड आउट करने के लिए दिस इज यूज्ड. ठीक है, सी एक क्वेश्चन करते, इट इज गिवन टू यू दैट 0.01 मोलाल एसिटिक एसिड सोल्यूशन, उसके लिए डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन डेल्टा टीएफ इज ऑलवेज प्लस. ओके, ये एक्वियस सोल्यूशन है, आपका सॉल्वेंट जो है दैट इज वाटर. ओके, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन टू यू एज 0.02046 डिग्री सेल्सियस. It is also given to you that 1 molar urea solution freezes at minus 1.86 degree Celsius. Okay. Find pH of CH3COOH solution. अब pH फाइंड आउट करना हो तो आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए एंड H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना हो तो पहले तो आपको इसका डिसोसिएशन कंसिडर करना होगा. माइनस plus H plus. Okay. Now it is given to you that this is a very weak acid. अच्छा, if you know that it is a very weak acid, बहुत ही कम ये डिसोसिएट होगा. बहुत कम डिसोसिएट होगा तो हम लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, दिस इज सिंपली इक्वल टू Ka into C. Okay. और if I, there is one more way of doing it. ये CH3COOH है, CH3COO minus and H plus. Okay, so let's say you have initial concentration of CH3 ये 0.01 मोलार है. क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, मान लो कि मोलारिटी एंड मोलारिटी इज इक्वल, तो 0.01 मोलार इज सेम एज 0.01 मोलार कैपिटल M. ये दोनों सेम ही है, सो दिस इज 0.01 मोलार. ओके, नथिंग. ओके, सो रिएक्ट कितना करेगा इसको हम लोग C लिखते हैं, सो माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा. फाइनली यू वुड हैव C minus C alpha and C alpha. Okay, हमें प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हमें ये फाइंड आउट करना, हमें पहले तो अल्फा फाइंड आउट करना है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस यू कैन ऑल्सो सी इट इज C इंटू अल्फा. C की वैल्यू आपको 0.01 पता है बट आपको अल्फा नहीं पता. अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वैंट ऑफ फैक्टर में रिलेशनशिप होती है ना, तो हम लोग वैंट ऑफ फैक्टर पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर उससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करते हैं और फिर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. सो सबसे पहले वी विल डू दिस. ये जो दिया हुआ है, एक मिनट, सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलारिटी इंटू I. डेल्टा TF इज 0.02046. दिस इज KF. मोलारिटी इज 0.01 इंटू I हमें नहीं पता, वी डू नॉट नो I. सिमिलरली आप जब यूरिया सोल्यूशन है वाटर में ही, आप जब यूरिया डिसॉल्व करते हो तो इट फ्रीजेस एट माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस. तो आपका यहाँ पे डेल्टा TF कितना होगा? सो इट इज इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस माइनस योर फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस 1.86. So this is equal to plus 1.86. तो अब डेल्टा TF यहाँ पे यूरिया के केस में इट इज 1.86
अच्छा, के एफ आपका सॉल्वेंट सेम है, वाटर है, तो वैल्यू ऑफ के एफ विल बी सेम. मोलारिटी जो है दैट इज 1 मोलर. अच्छा, यूरिया डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता. यूरिया हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, दे डू नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट. सो इफ दे डू नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट, आपका वैंट ऑफ फैक्टर कितना होगा? आपका वैंट ऑफ फैक्टर वैल्यू ऑफ आई विल बी इक्वल टू 1. ओके, नाउ लेट्स सिंपली टेक द रेशियो. सो 0.02046 divided by 1.86. This is 0.01 into I divided by kf कट हो जाएगा अपॉन 1. आपको I चाहिए ना, सो वैल्यू ऑफ I वुड बी इक्वल टू, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 2.046 upon 1.86. Okay, you will get the value of I around 1.1. ये वैंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1.1 है. ओके, नाउ वी नो दैट वैंट ऑफ फैक्टर जो होता है, हाउ डू यू कैलकुलेट वैंट ऑफ फैक्टर? ओके, सो देर आर 2 ways. आपको याद है मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, x प्लस वाई माइनस 1 इंटू अल्फा, या वैंट ऑफ फैक्टर हमने देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वैंट ऑफ फैक्टर में एक रिलेशनशिप निकाली हुई थी. यू कैन और अदरवाइज डायरेक्टली डू दिस. ओके, your final number of moles divided by your initial number of moles. Final number of moles are C minus C alpha plus C alpha plus C alpha divided by initial number of moles, that is C. ये कट हो जाएगा. So ये जो आपका वैंट ऑफ फैक्टर है which is 1.1, this is equal to 1 C 1 प्लस अल्फा बाय सी. ये सी और सी कट हुआ. 1.1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा. अल्फा विल बी इक्वल टू 0.1. ओके, सो आप अगर जो कोई फॉर्मूला याद नहीं रख सकते तो ये सिंपल रिलेशनशिप है, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स और फाइनल पार्टिकल्स अपॉन इनिशियल पार्टिकल्स. तो मैंने फाइनल मोल्स को मैंने बस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कर दिया. ठीक है, फाइन. नाउ अब आपको अल्फा मिल चुका है, तो आपको H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज सिंपली इक्वल टू C टाइम्स अल्फा. ये C अल्फा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 0.01 into अल्फा इज 0.1. दिस इज 0.001, दैट इज 10⁻³ तो आपका pH जो होगा दैट विल बिकम इक्वल टू 3. ठीक है, ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. एक सिंपल सा क्वेश्चन करता है. अच्छा, 2 सॉल्यूशंस है. ओके, एक सॉल्यूशन में यू हैव दोनों की मोलारिटी सेम है, सो यू हैव 2 सॉल्यूशंस A एंड B. ओके, दोनों की मोलारिटी 1 है, 1 एंड 1. फर्स्ट सॉल्यूशन में यू हैव NaCl एंड सेकेंड सोल्यूशन में यू हैव Al2SO4 थ्राइस. दोनों केसेस में आप मानो 100% डिसोसिएशन हो रहा है. 100% डिसोसिएशन हो रहा है. फर्स्ट केस में आपका वैंट ऑफ फैक्टर विल बी 2 क्योंकि NaCl विल प्रोड्यूस 2 आयंस. इस केस में आपका वैंट ऑफ फैक्टर विल बी 2 + 3 5. नाउ वैंट ऑफ फैक्टर यहाँ पे ज्यादा है ना, वैंट ऑफ फैक्टर ज्यादा है तो depression in freezing point is more, delta TF is more. So if delta TF is more, आपका freezing point जो होगा वो कम होगा, so therefore TF is less. So इस solution का freezing point कम होगा, NaCl का freezing point ज्यादा होगा. So which means अगर जो NaCl solution -1 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है तो ये और कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा. ये -3, -4, -5 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज होगा. ठीक है, ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फोकस ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर, विच इज द लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ओके, फाइन.